Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Tayyab from the channel The Pursuit of Chemistry. Today we will discuss Chemistry Part 1, Chapter number 3, Gases, and our topic of discussion is Properties of the Solids. Solids की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बाकी तमाम गैसेस और जैसे लिक्विड और गैसेस के अंदर हमने डिस्कस किया था, पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये सॉलिड की मिसाल है। सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में इतने टाइटली स्ट्रांगली हेल्ड हैं कि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं। इसी वजह से इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है और इनकी स्पेसिफिक शेप भी होती है, जैसे हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसकी क्या रीज़न होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसकी मदद से दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, या वो फोर्सेस जिनकी मदद से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। यानी हम गैसेस की केस में बात करें तो यहाँ इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान ये वाली जो फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और यहाँ ये जो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यानी दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स पाई जाने वाली फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। हमने कहा क्योंकि और ये डिपेंड करती है एम्प्टी स्पेस पे। जितनी मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, लेकिन अगर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है जैसा कि गैसेस के अंदर, तो वहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकर होंगे। हमने कहा कि सॉलिड के अंदर क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं इसलिए उनके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इसी वजह से पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सॉलिड की है स्पेसेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स हैव नॉट एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम। जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती और इसी वजह से सो द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड। मॉलिक्यूल के पार्टिकल जो सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, जैसे यहाँ फिग के अंदर शो हो रहा है। एंड सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर, और सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं कर सकते। ये हम अगली प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड की डिफ्यूजन। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल रेट ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू द टाइट पैकिंग। सॉलिड के अंदर टाइट पैकिंग की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है। इससे क्या मुराद है और क्यों होता है ऐसा? इसकी वजह ये है कि अगर तो मॉलिक्यूल डिफ्यूज वहां पर होगा जहां पर दो मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होंगी, वहां ही किसी दूसरे सॉलिड का मॉलिक्यूल आकर ठहर सकेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं है तो इसके मतलब है वहां डिफ्यूजन नहीं हो सकती। जैसे हम यहाँ कोशिश करें कि ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरे सॉलिड का मॉलिक्यूल है, तो इसको अगर हम यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करें तो क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है इसलिए ये यहाँ डिफ्यूज नहीं हो सकता। इन द केसेस ऑफ गैस हम बात करें तो यहाँ क्योंकि ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं तो आराम से डिफ्यूजन हो सकती है, और लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होती है लेकिन गैसेस की निस्बत कम होती है। हमारी सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसकी वजह भी यही है कि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, लिहाजा उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लास्ट प्रॉपर्टी है वाइब्रेशनल मोशन की। सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। गैसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और यही वजह है कि हर मॉलिक्यूल आज़ाद होता है, वो किसी भी समत में मूव कर सकता है। यानी यूं हम कह लें ये इस समत में भी ऊपर नीचे हर तरफ वो मूव कर सकता है, लिहाजा गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होती हैं लेकिन कुछ हद तक होती हैं, इसलिए उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो मूवमेंट होगी वो कांस्टेंट मोशन होगी। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो क्योंकि यहाँ पर स्पेस है ही नहीं, मूव कर ही नहीं सकता, तो मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। तो जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन होगी वो वाइब्रेशनल मोशन होगी। हमारा टॉपिक 3.1 का अगला सब टॉपिक है 3.1.4 जो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम प्रेशर को समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है।
हमने फिजिक्स में प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला है कि P इज इक्वल टू F और A। हमारे पास एक्चुअली इससे क्या मुराद है कि फोर्स पर यूनिट एरिया से क्या मुराद है, हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है, ये इतना एरिया हमने ले लिया, ये एक एरिया है, इस एरिया पर लगाए जाने वाली जो फोर्स होगी वो फोर्स प्रेशर कहलाएगी। तो प्रेशर से मुराद कि एक स्पेसिफिक सर्टेन एरिया के अंदर जितनी फोर्स उस सर्टेन एरिया पर अमल कर रही होती है वो फोर्स उसका प्रेशर कहलाती है। जैसे अगर हम सिंपल जनरल लाइफ में देखें तो हम सिलेंडर भरवाने जाते हैं, सिलेंडर का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया पर जितनी फोर्स से गैस भरी जाती है उसको हम कहते हैं कि ये उसका प्रेशर होता है। ठीक है, अब हमारे पास प्रेशर की यूनिट की बात करते हैं। प्रेशर के कई तरह के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट्स की बात करेंगे कि एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो प्रेशर की यूनिट है वो क्या है, हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो P इज इक्वल टू F ओवर A होता है। अब फोर्स, यहाँ पर F से मुराद फोर्स है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है, हमने ये पढ़ रखा है, तो ये हमने इसकी जगह न्यूटन प्लेस कर दिया। और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो भी मीटर है, विड्थ का भी मीटर है, तो ओवरऑल एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर का जो यूनिट बना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, ये उसका एसआई यूनिट है। और इसी तरह से अब अगर ये चीज बुक के अंदर नहीं है लेकिन फिलहाल हम इसको डिराइव कर सकते हैं मजीद, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो इतना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर न्यूटन होता है। अब ये मीटर स्क्वायर वैसे आ गया, इसमें इस मीटर के साथ ये मीटर कैंसिल हो जाएगा एक, और बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो दोबारा से प्रेशर का यूनिट बन जाएगा, वो बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब हमारे पास डायरेक्टली जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो पास्कल के बराबर होता है। तो प्रेशर के हम दो ऐसे यूनिट्स कह सकते हैं, एक पास्कल है और दूसरा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नॉन एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। पहला नॉन एसआई यूनिट इंजीनियरिंग वर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो प्रेशर का यूनिट है, इंजीनियर हजरात जो यूज करते हैं वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जिसको हम PSI से शो करते हैं। अगला यूनिट हमारा मेटेरियोलॉजिस्ट जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मिलीबार होता है और उसको MB से ज़ाहिर किया जाता है। अब केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केमिस्ट्री के अंदर हम जो प्रेशर डिस्कस करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब हम इसको डिटेल के अंदर देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, उसने कहा, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर लॉन्ग column of mercury on area of 1 centimeter square at 0 degree Celsius is called 1 atmosphere। इससे क्या मुराद है, हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर भी बात वही है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम इस पूरी तारीफ पे गौर करें, इस डेफिनेशन पे गौर करें, तो हमने कहा कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है मरकरी के 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम का, उस पर लगाए जाने वाली जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगी। हमने कहा कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है मरकरी के 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम का, और उस स्पेसिफिक एरिया पर लगाए जाने वाली जो फोर्स होगी वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगी। तो उसका हमने यहाँ कंडीशन मेंशन कर दी है कि टेम्परेचर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस हम रखें। इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि द प्रेशर ऑफ एयर व्हिच कैन सपोर्ट 760 mm ऑफ Hg कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने कहा कि हमारे पास हम एक्चुअली जो होता है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेयर का सी लेवल पर जो एवरेज प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो एवरेज प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हमने कहा कि सी लेवल पर अगर हम एक मरकरी का कॉलम लगाएं जिसकी जो लेंथ है वो 760 mm हो, हमने कहा कि 760 mm का एक मरकरी का कॉलम है जो सी लेवल पे प्लेस किया गया है, और उस मरकरी कॉलम के साथ जितना एयर का प्रेशर उसे सपोर्ट करेगा वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अगली बात हमने कर दी है कि इट इज द एवरेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, यानी सी लेवल पर एवरेज प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब कुछ इंटर कन्वर्जन है कि हम इनके जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एटीएम है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 760 टॉर। अब 760 टॉर जो होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है। अब इससे हमें ये पता चला कि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। अब हमारे पास अगला यूनिट, ये हमारा यूनिट आ जाएगा पास्कल, यानी एसआई यूनिट है, तो 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल के बराबर होता है। अब हमने अगर इस पास्कल को चेंज करना है मिली बार के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 पे डिवाइड कर देंगे। इस पास्कल वाले प्रेशर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिली बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि एक एटीएम के अंदर कितने मिली बार प्रेशर होता है। तो हम कहेंगे एक एटीएम इक्वल टू 1013.25 मिली बार, यानी हमने 100 पे डिवाइड किया। अब हमने इसको करना है किलो पास्कल के अंदर चेंज करना है पास्कल को, तो हम किलो 1000 के बराबर होता है, तो हम उसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 101.325 किलो पास्कल। आखिरी यूनिट हमारा पाउंड पर स्क्वायर इंच है, तो एक एटीएम जो होता है वो हमेशा 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है। अब हमारे पास ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव करे।